हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका हार्दिक स्वागत हमारा यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव पर। अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हो तो बीएसटीसी से जुड़े अपडेट पाते रहने के लिए और क्लास को ज्वाइन करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए भाषा संज्ञान और समाज की क्लास सेकंड यूनिट से, जिसमें है भाषा की प्रकृति और स्वरूप से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चंस। ये हमारा पार्ट फर्स्ट होगा दोस्तों, जो 6 सितंबर 2021 को पेपर होना तय है। दोस्तों, आपको बता दूं ये पेपर 35 नंबर का होने वाला है, जो 2 घंटे का ही होगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप बीएसटीसी डीएलएड से जुड़े हुए हो या बीएसटीसी डीएलएड आगे के समय में करना भी चाहते हो तो भी। दोस्तों, चलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ देखिएगा। पहला प्रश्न है, भाषा अर्जित करने की क्षमता मनुष्य में होती है। तो यह क्षमता दोस्तों होती है अपने जन्मजात, युवापन में नहीं आती हैं, बालपन में नहीं होती हैं, विद्यालय गमन से नहीं आते हैं, ये जन्मजात होती हैं भाषा अर्जित करने की क्षमता। अगला प्रश्न है, भाषा सृजन किया जाता है सायास मानसिक क्रियाओं द्वारा होगा इसका उत्तर दोस्तों। अगला प्रश्न है, मनुष्य अपने मन की बात किसी और को बता पाता है किसके कारण? भाषा के कारण ही किसी और के साथ साझा कर पाता है, बता पाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हर भाषा होती है, कैसी होती है भाषा? सृजनबद्ध, कर्मबद्ध, वर्तनीबद्ध, नियमबद्ध होती है हर भाषा। अगला प्रश्न है, मूल रूप में भाषा वाचिक व्यवस्था है। मूल रूप में भाषा प्रतीकों की वाचिक व्यवस्था है दोस्तों। किनकी? प्रतीकों की। अगला प्रश्न 6 है, इंसान को तेजी से प्रतीक गढ़ने वालों की संज्ञा किसने दी? तो ये विद्वान लेंगर हैं। अपने ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्वान लेंगर ने इंसान को तेजी से प्रतीक गढ़ने वाले की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न नंबर 7 है, ध्वनि प्रतीकों के चुनाव में विद्यमान रहता है। ध्वनि प्रतीकों के चुनाव में विद्यमान रहने वाला दोस्तों क्या है? मनमानेपन का तत्व। मनमानेपन का तत्व ध्वनि प्रतीकों के चुनाव में विद्यमान रहता है। अगला प्रश्न है, दुनिया की सभी भाषाएं कैसी हैं दोस्तों? ये प्रश्न रिपीट हो चुका है, तो ये प्रश्न नियमबद्ध इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। ध्वनि का मुख्य स्रोत हैं दोस्तों, तो ध्वनि कहाँ से निकलती है दोस्तों? मुख्य स्रोत हैं मुख से। अगला प्रश्न 10वां है, ध्वनि नियम के लिए प्रसिद्ध है, उक्त कथन किसका है? तो इसका उत्तर होगा ग्रासमैन का उत्तर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ध्वनि नियम के लिए प्रसिद्ध है उक्त कथन ग्रासमैन ने दिया। अब शब्द निर्माण में क्या सहायक हैं दोस्तों? तो उपसर्ग शब्द निर्माण में सहायक हैं। प्रत्येक शब्द के पक्ष होते हैं दोस्तों। प्रत्येक शब्द के कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं। नेक्स्ट, शब्द निर्माण की दृष्टि से भाषा सदा अग्रसर होती है जटिलता से सरलता की ओर। शब्द निर्माण की दृष्टि से भाषा जटिलता से सरलता की ओर अग्रसर होती है। अर्थ संप्रेषण की आधारभूत इकाई क्या है दोस्तों? अर्थ संप्रेषण की आधारभूत इकाई का उत्तर होगा शब्द है। अर्थ का संप्रेषण करने की आधारभूत इकाई शब्द होती है। वाक्य संरचना का आधार होता है, तो इसमें वाक्य संरचना का आधार सरल वाक्य हैं दोस्तों मित्रों। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाक्य संरचना का आधार है सरल वाक्य। अगला प्रश्न है अपने, भारत की किस भाषा में क्रिया वाक्य के बीच में आती है? तो इसका उत्तर होगा अंग्रेजी में दोस्तों। अंग्रेजी में क्रिया होती है ना, वर्ब, जो वाक्य के बीच में आती हैं। अन्य वाक्यों में अंत में आती हैं। इनमें अन्य भाषाओं के वाक्यों में। संवाद संरचना का प्रमुख पहलू क्या है? उपयुक्त संदर्भों का ध्यान रखना। उपर्युक्त नहीं दोस्तों, उपयुक्त शाब्दिक अर्थ है ये। उपयुक्त संदर्भों का ध्यान रखना, जो उचित संदर्भ हो वहाँ पर संवाद संरचना का प्रमुख पहलू है कि ध्यान रखना। अब अगला प्रश्न है कि साहित्य लेखन में भाषा का उपयोग होता है। औपचारिक रूप से होता है, बिल्कुल अनौपचारिक नहीं होता। व्यवहारिक रूप में साहित्य लेखन में काल्पनिक, तो औपचारिक रूप से तो होता ही होता है। निबंध रचना में अथवा सरकारी पत्रों की भाषा में रहती है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है औपचारिकता।
निबंध लिखने में और सरकारी पत्र लिखने में औपचारिकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक भाषा में देखी जा सकती है, क्या देखी जा सकती है मौखिक भाषा में? संबंध शिथिलता देखी जाती है, उनमें हम परिवर्तनशील भाषा होती है, वो लचीली भाषा होती है मौखिक भाषा। तो इसका ऑप्शन है संबंध शिथिलता हो जाएगा। आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं ख़त्म होते हैं। आगे अति लघुतरात्मक शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन अपने इतने ही थे सेकंड यूनिट में। तो अब चलते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्नों की तरफ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ लिखा है कि सामान्यतः भाषा को किस रूप में देखा जाता है? तो इसका उत्तर होगा सामान्यतः भाषा को संप्रेषण के साधन के रूप में देखा जाता है। भाषा क्या है? संप्रेषण का साधन है, कम्युनिकेशन का साधन है दोस्तों। भाषा किस प्रकार का माध्यम है? तो भाषा ऐसा माध्यम है जिसके सारे इंसान तात्कालिक स्थितियों से स्वतंत्र होकर अमूर्तता और सामान्यकरण के स्तर पर पहुंचकर अनुभवों को साझा करने में समर्थ होते हैं। यानी वे सामने आने वाली घटनाओं पर उनके बाद भी बात और विचार कर सकते हैं, बीती हुई घटना का उल्लेख कर सकते हैं भाषा के माध्यम से। दोस्तों क्या है? भाषा ऐसा माध्यम है जिसके सारे इंसान तात्कालिक स्थितियों से स्वतंत्र होकर अमूर्तता और सामान्यकरण के स्तर पर पहुंचकर अनुभवों को साझा करने में समर्थ होते हैं, यानी वे सामने होने वाली घटनाओं पर उनके बाद भी बात और विचार कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य किसके अर्जन की क्षमता जन्मजात रखता है? तो मनुष्य भाषा के अर्जन की क्षमता जन्मजात रखता है दोस्तों। मनुष्य भाषा के अर्जन की क्षमता जन्मजात रखता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य अपने मन की बात किसके कारण से दूसरे को बताने में सक्षम होता है? तो इसका उत्तर होगा मनुष्य अपने मन की बात भाषा के कारण ही दूसरों को बताने में सक्षम हो पाता है। अगला प्रश्न है, भाषा के कौन कौन से रूप प्रचलित हैं? तो भाषा के औपचारिक, अनौपचारिक, लिखित, मौखिक आदि रूप प्रचलित हैं। मूल रूप से भाषा क्या है दोस्तों? मूल रूप से भाषा क्या है, इसका उपयोग हम कैसे करते हैं? मूल रूप से भाषा प्रतीकों की वाचिक व्यवस्था है। वाचिक यानी बोलने की, प्रतीकों की वाचिक व्यवस्था है। जब हम किसी चीज़ के बारे में बताना चाहते हैं तब हम भाषा का उपयोग उस चीज़ को बताने के बारे में करते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे पास पेड़ नाम की वस्तु के बारे में पेड़ के लिए वाचिक प्रतीक का उपयोग किए बिना किसी से बात करने के और कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा हमारे पास पेड़ नाम की वस्तु के बारे में पेड़ के लिए वाचिक प्रतीक का उपयोग किए बिना किसी से बात करने के दूसरे विकल्प पेड़ के प्रति संकेत और पेड़ का चित्र हो सकता है दोस्तों। अगर हमारे पास पेड़ अक्षर शब्द नहीं होता तो पेड़ चित्र या संकेत के माध्यम से हम पेड़ की बात कर सकते थे। अब पहाड़ को समझने के लिए पहाड़ की जगह किसका उपयोग किया जा सकता है और क्यों दोस्तों? तो इसका उत्तर होगा पहाड़ को समझने के लिए पहाड़ की जगह पत्थर के टुकड़ों का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि वे पत्थर का टुकड़ा पहाड़ का ही प्रतीक रूप है। अगला प्रश्न है, पेड़ के लिए विभिन्न भाषाओं में अलग अलग ध्वनि प्रतीक कौन कौन से मिलते हैं? किन्हीं 5 ध्वनि प्रतीकों का नाम उल्लेख कीजिए। जैसे पेड़ के लिए 5 ध्वनि प्रतीक हैं, बूटा, दरखत, रूपा, रूंकड़ा, वृक्ष आदि। ये पेड़ को संबोधित करने वाले शब्द हैं, अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं, जैसे बूंटा, दरखत, रूपा, रूंकड़ा, वृक्ष। अब आगे का प्रश्न 10वां है कि कुदरत की दी हुई वह कौन सी क्षमता है जिसके सहारे आप अनुपस्थित वस्तुओं तथा घटनाओं के बारे में भी बात कर सकते हैं? जो घटनाएं अभी उपस्थित नहीं हैं, अनुपस्थित वस्तुओं तथा घटनाओं के बारे में भी बात कर सकते हैं। वह क्षमता कौन सी क्षमता है? वह क्षमता प्रतीक गढ़ने की है, जिसके सहारे हम अनुपस्थित वस्तुओं तथा घटनाओं के बारे में बात कर देते हैं। सिंबल अर्थात प्रतीक के माध्यम से हम अनुपस्थित वस्तुओं पर भी बात कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा का अस्तित्व किसके बिना संभव नहीं है? भाषा का अस्तित्व किसके बिना संभव नहीं है? तो भाषा का अस्तित्व प्रतीकीकरण की क्षमता और उसके उपयोग के बिना संभव नहीं है। अगला प्रश्न है, वाणी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? तो इसका वाणी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कि वास्तविकता को प्रतीकों में ढालना। क्या होता है दोस्तों? वास्तविकता को प्रतीकों में ढालना है। अगला प्रश्न है, किसका उपयोग करके भाषा संबंधी गतिविधियों का सृजन किया जा सकता है?
तो इसका उत्तर होगा यादृच्छिकता का उपयोग करके भाषा संबंधी गतिविधियों का सृजन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपके 14 नंबर की, भाषा की परिभाषा लिखिए। ये डीएलएड 2015 में पूछा जा चुका है। भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित स्वैच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वे व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो दोस्तों ये परिभाषा पूछी जाने की बहुत ज़्यादा चांस हैं कि भाषा की परिभाषा लिखो। तो भाषा क्या है? भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित स्वैच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वे व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है अपने 15वां कि भाषा विज्ञान में ध्वनि से क्या आशय है। भाषा विज्ञान में ध्वनि से क्या आशय है? भाषा विज्ञान में ध्वनि का सामान्य आशय मानव मुख से निःसृत उस वायु से है जो वाग इंद्रियों की सहायता से शब्द उत्पन्न करती हैं जिसका प्रसार होता है तथा जो श्रोतादि द्वारा ग्रहण की जाती है। ध्वनि क्या है? अभी इसमें यह पूछा गया है मतलब कि भाषा विज्ञान में ध्वनि का सामान्य आशय मानव मुख से निःसृत उस वायु से हैं जो वागेंद्रियों की सहायता से शब्द उत्पन्न करती हैं दोस्तों, जिसका प्रसार होता है तथा जो श्रोतादि द्वारा ग्रहण भी की जाती है, वो ध्वनि होती है। ध्वनि विज्ञान किसे कहते हैं दोस्तों? तो इसका उत्तर होगा ध्वनि विज्ञान वह विज्ञान है जो ध्वनि विषयक स्वरूप, भेद, अंग, उच्चारण, अवयव और नियमादि का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है। ध्वनि विज्ञान वह विज्ञान है जो ध्वनि विषयक स्वरूप, भेद, अंग, उच्चारण, अव्यय और नियम आदि का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है। अगला 17वां प्रश्न देखिए कि ध्वनि विज्ञान को अध्ययन क्षेत्र के आधार पर कितनी शाखाओं में विभक्त किया जाता है। तो ध्वनि के उच्चारण अध्ययन के आधार पर ध्वनि विज्ञान को 3 शाखाओं में विभक्त किया गया है। एक है उच्चारण मूलक ध्वनि विज्ञान, दूसरा है श्रवण मूलक ध्वनि विज्ञान, तीसरा है ध्वनि ग्राम विज्ञान। तो दोस्तों ध्वनि को अध्ययन के आधार पर 3 शाखाओं में विभक्त किया गया है ध्वनि विज्ञान को। उच्चारण मूलक ध्वनि विज्ञान है, श्रवण मूलक ध्वनि विज्ञान है, ध्वनि ग्राम विज्ञान है। अगला 18वां प्रश्न है कि वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं। तो इसमें ज़रा गौर कीजिएगा, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं। ए, आ आदि जब वागेंद्रियों द्वारा व्यक्त होते हैं तब ये ध्वनियाँ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ध्वनियाँ। इनके लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। इसे हम निम्नानुसार भी परिभाषित कर सकते हैं। वर्ण या अक्षर उस मूल ध्वनि को कहते हैं जो कान का विषय है और जिसका खंड न हो सके। वर्ण या अक्षर उस मूल ध्वनि को कहते हैं जो कान का विषय है और जिसके और खंड नहीं किए जा सकते हैं, वो वर्ण या अक्षर हो गए। ए, आ आदि जब वागेंद्रियों द्वारा व्यक्त होते हैं तब तो ये ध्वनियाँ हैं। जब इन्हें लिख दिया जाता है, ये ऑन रिटन रूप में आ जाती हैं, रिटन फॉर्म में आ जाती हैं, तो इनको वर्ण कहते हैं दोस्तों। आगे देखिए वर्णमाला किसे कहते हैं, इसके संदर्भ में देख लीजिएगा। बहुत ही छोटे और इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। वर्णमाला किसे कहते हैं? डीएलएड 2016 में पूछा जा चुका है। वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं दोस्तों। वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है 20वां कि स्वर और व्यंजन किस कोटि की ध्वनियाँ होती हैं? इनके प्रयोग में परिवर्तन करने से किस में परिवर्तन आ जाता है? स्वर और व्यंजन किस कोटि की ध्वनियाँ हैं और इनके प्रयोग में परिवर्तन करने से किस में परिवर्तन आ जाता है? तो इसका उत्तर होगा स्वर और व्यंजन सार्थक ध्वनियाँ होती हैं। इनके प्रयोग में परिवर्तन करने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। ध्वनि और वर्ण में अंतर बताइए। इसका आंसर देखते हैं। ध्वनि और वर्ण में क्या क्या अंतर है देखिएगा। ध्वनि और वर्ण में अंतर देखना है अपने को। ध्वनि ए, आ आदि जब वाग आवाज इंद्रियों द्वारा व्यक्त होती है तब ये ध्वनियाँ कहलाती है, जबकि ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। बोलकर व्यक्त की गई ध्वनियों वर्ण को ध्वनि कहते हैं, जबकि लिखित ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। ध्वनि बोलने और सुनने में आती है,
ध्वनि किन में आती है दोस्तों? बोलने और सुनने में आती है। जबकि वर्ण क्या होता है? लिखने और पढ़ने में और देखने में आता है। ध्वनि को हम बोल और सुन सकते हैं, जबकि वर्ण को लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो ये 2 नंबर का आपके क्वेश्चन आ सकता है कि ध्वनि और वर्ण में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब अगला क्वेश्चन है कि आप जिन भाषाओं को जानते हो उनमें से ऐसे 2 उदाहरण दीजिए जहाँ स्वर ध्वनि में परिवर्तन होने से शब्द का अर्थ बदल जाता है। स्वर और ध्वनि में परिवर्तन से शब्द का अर्थ बदल जाता है। हम 3 भाषाएं जानते हैं, हिंदी, अंग्रेजी और राजस्थानी। इन भाषाओं में स्वर ध्वनि परिवर्तन से शब्द का अर्थ इस प्रकार बदल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे शब्द है सुना, जिसका अर्थ है सुनना, और जबकि सु यहाँ पर क्या बदल रहा है? सुना। दोस्तों यहाँ सुना का अर्थ सुनना और यहाँ सुना का अर्थ वीरान है। यहाँ पर स्वर परिवर्तन हुआ है। क्या हुआ दोस्तों? स्वर परिवर्तन सुना और सुना में। फिर इंग्लिश के शब्द हैं पिट यानी खाई, पुट यानी रखना। यहाँ पर भी ये लेटर चेंज हुआ है। जबकि राजस्थानी के गुरु शिक्षक को गुरु कहते हैं, जबकि गुर यानी सफलता के कारण होता है। देखो यहाँ पर बिल्कुल ही छोटा चेंजित होते ही अर्थ में परिवर्तन आ चुका है दोस्तों। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वर ध्वनि में परिवर्तन से शब्द का अर्थ भी बदल जाता है। प्रत्येक शब्द के कितने पक्ष होते हैं? प्रत्येक शब्द के 2 पक्ष होते हैं। ये हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी देखा था। तो यहाँ देख लेते हैं कौन कौन से पक्ष होते हैं। प्रत्येक शब्द के 2 पक्ष होते हैं। एक पक्ष का संबंध कुछ निश्चित ध्वनियों से होता है और दूसरे का विशेष अर्थ से जुड़ा होता है। एक शब्द के 2 पक्ष होते हैं, जिसमें कुछ का तो निश्चित ध्वनियों से जुड़ा होता है संबंध, और दूसरा पक्ष है विशेष अर्थ। क्या अर्थ है उसका, मीन क्या है और साउंड क्या है, ये 2 शब्द के पक्ष होते हैं। भाषा की उत्पादकता किसे कहते हैं दोस्तों? तो भाषा की उत्पादकता प्रत्येक भाषा में कुछ सीमित ध्वनियों से विविध शब्द तथा उनसे असीमित वाक्य बनते हैं। इसे ही भाषा की उत्पादकता प्रोडक्टिविटी कहते हैं। प्रत्येक भाषा में कुछ सीमित ध्वनियों से विविध शब्द तथा उनसे विविध शब्द और उससे असीमित वाक्य बनते हैं। इसे ही भाषा की उत्पादकता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शब्द पद कब आता है? क्या दोस्तों शब्द पद कब आता है? अर्थ संप्रेषण की आधारभूत इकाई शब्द हैं। अन्य शब्दों के संयोजन से जब शब्द पूर्ण एवं स्वतंत्र कथन के संप्रेषण का साधन बन जाता है तो शब्द पद बन जाता है। क्या अर्थ संप्रेषण की आधारभूत इकाई शब्द हैं? शब्द पद कब बनता है हमें ये बताना है। अर्थ संप्रेषण की आधारभूत इकाई शब्द हैं। अन्य शब्दों के संयोजन से जब शब्द पूर्ण एवं स्वतंत्र कथन के संप्रेषण का साधन बन जाता है ना, कथन के रूप में वो संप्रेषण का साधन बन जाता है तो वो शब्द पद बन जाता है दोस्तों। अब वाक्य कब सार्थक संवाद कहलाते हैं? तो इस प्रश्न को 2017 डीएलएड में पूछा गया। वाक्य कब सार्थक संवाद कहलाते हैं? तो इसका उत्तर होगा जब वाक्यों में आकांक्षा सन्निधि योग्यता का भाव आता है। आकांक्षा सन्निधि तथा योग्यता का भाव होता है तब वो सार्थक संवाद कहलाते हैं वाक्य। अगला प्रश्न है कक्षा में बच्चों के बीच संवाद कराते समय किस तथ्य को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए? बच्चों के बीच में हम जो संवाद संप्रेषण करवाते हैं उनमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? चलिए दोस्तों देखते हैं कि कक्षा में संवाद कराते समय बच्चों के बीच संवाद कराते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार से है। कक्षा में बच्चों के बीच संवाद कराते समय इस तथ्य को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए कि उनकी बातें संदर्भ के अनुसार उपयुक्त हो, उचित बातें हो, संदर्भ के अनुसार उन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है मरुभूमि के लोगों ने अपने अनुभवों को व्यवहार में उतारने के लिए जिस शास्त्र को समाज के लिए उपलब्ध कराया है उसमें पानी के कितने रूप बताए हैं? मरुभूमि के लोगों ने अपने अनुभव को व्यवहार में उतारने के लिए जिस शास्त्र को समाज के लिए उपलब्ध कराया उसमें पानी के कितने रूप बताए हैं? देखिएगा मरुभूमि के शास्त्रों में पानी के 3 रूप बताए गए हैं। एक पातर पानी, दूसरा पाताल पानी, तीसरा रेजानी पानी। अब पातर पानी यानी बरसात से मिलने वाला पानी होता है।
पात्र पानी यानी बरसात से मिलने वाला पानी होता है। पाताल पानी यानी वह भूजल जो कुओं से मिलता है। थर्ड है रेजानी पानी यानी जो धरातल से उतरा लेकिन पाताल से नहीं मिल पाया अर्थात बीच में रह गया, वो रेजानी पानी है। पात्र पानी बरसात से बरसा पानी, पाताल पानी भूजल जो कुओं से मिलता है, वो रेजानी पानी जो धरातल से उतरा लेकिन पाताल से नहीं मिल पाया। ये मरुभूमि के शास्त्रों में अर्थात राजस्थानी के शास्त्रों में पानी के प्रकार बताए गए हैं, पानी के रूप बताए गए हैं। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक भाषा में कौन कौन से गुण होते हैं। साइंटिफिक लैंग्वेज में कौन कौन से गुण होते हैं। तो वैज्ञानिक भाषा सुनिश्चित होती हैं, स्पष्ट होती हैं, सुबोध, तर्कपूर्ण, क्लिष्ट शब्दावली से रहित होती है। तर्कपूर्ण, सुबोध, स्पष्ट और सुनिश्चित तो होती हैं लेकिन क्लिष्ट शब्दावली से रहित होती है। अगला प्रश्न है अपने औपचारिक और अनौपचारिक भाषा स्वरूपों को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा जो भाषा व्याकरण के नियमों से पूरित हो, वाक्य रचना व्याकरण सम्मत हो तथा बात को स्पष्ट रूप से रखने के लिए सटीक रूप से शब्दों का चयन हो, वह भाषा औपचारिक स्वरूप के लिए होती है। वह भाषा औपचारिक स्वरूप के लिए होती है। कार्यालय पत्रों के बारे में बताना अभी किस भाषा का प्रयोग होता है कार्यालय पत्रों में। तो कार्यालय पत्रों में औपचारिक लैंग्वेज का प्रयोग होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भाषा के किस रूप में परिवर्तन तेजी से होते हैं। तो हम जो मौखिक लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा भाषा के लिखित रूप की अपेक्षा मौखिक रूप में परिवर्तन तेजी से होते हैं। तो मौखिक लैंग्वेज में परिवर्तन तेजी से होते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक अर्थ सहित, निरर्थक बिना अर्थ का शब्द। अब अगला प्रश्न है व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो व्युत्पत्ति यानी उत्पत्ति के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने? तीन प्रकार के। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। तीन प्रकार के उत्पत्ति के आधार पर हो गए। अगला प्रश्न है शब्द की परिभाषा लिखिए। तो शब्द की परिभाषा लिख सकते हैं आप, वर्णों के मेल से बना सार्थक ध्वनि समूह जो वाक्य में प्रयुक्त होकर हमारे विचारों को प्रकट करता है, शब्द कहलाता है। अगला प्रश्न है शब्द व पद में मुख्य अंतर क्या होता है। शब्द व पद में मुख्य अंतर क्या होता है। तो शब्द केवल सार्थक वर्ग समूह है जो शब्दकोशीय अर्थ प्रकट करता है, जबकि पद वाक्य प्रयुक्त शब्द हैं जो लिंग, वचन, कारक आदि में बंधा होता है। वो सेम ही चीज शब्द और पद हो सकती हैं। शब्द तो केवल सार्थक वर्ग समूह हैं जो शब्दकोशीय अर्थ को प्रकट करता है, जबकि पद वाक्य में प्रयुक्त शब्द हैं जो लिंग, वचन व कारक आदि में बंधा है। अपने आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है कि शब्द संरचना में कौन से तत्व क्रियाशील होते हैं। जब हम शब्द की संरचना रचना करते हैं तो कौन से तत्व क्रियाशील होते हैं। तो शब्द संरचना में लिंग, वचन, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास आदि तत्व क्रियाशील होते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब भाषा संज्ञान और समाज की सेकंड इकाई के बड़े प्रश्नों का पार्ट लेकर हम आपके लिए फिर हाजिर होंगे। तो दोस्तों बने रहिए और हमारे को सपोर्ट कीजिएगा फुल। यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव को सब्सक्राइब कीजिए। इससे ही क्लास अपडेट पाते रहने के लिए यूट्यूब BSTC से जुड़े प्रत्येक अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। और कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। हम आपके प्रश्नों का हल उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। तो जुड़े रहिए एनजे मोटिव के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।